जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए और कक्षपाल के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 14 को देखने वाले हैं। इससे पहले और सारी सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पे। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे सेट को स्टेप बाय स्टेप और एक एक करके पूरा कंप्लीट देख लीजिए। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि जिस तरीका से मैं बताया हूं यूट्यूब से एकदम बिल्कुल हट के है। भले थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत इस तरीका से करना पड़ेगा जैसे मैं बोला हूं उसको आपको नोट्स करना पड़ेगा। देखिए, अपने हाथ से जो लिखिएगा ना, एक बार तो मैं बताया वो सुन लिया आपने, और अपने हाथ से जो नोट्स करिएगा तो आपको दिमाग में छप जाता है। एक ही चीज को दो जगह से अगर दो सिस्टम कैच करता है ना तो वो चीज छप जाती है। तो आपको कलम कॉपी साथ में ले करके बैठना है। और मेरे साथ में जितना टाइम मैं ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना कम समय में इतना अच्छा कंटेंट कोई दे ही नहीं सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो विशेष हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा और कुछ बताएं, क्योंकि बकवास हम लोग का करना नहीं है। हम लोग के मुख्य फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से अच्छा से समझ करके हम लोग आगे बढ़ना है। देखिए, पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसको समाप्त किया गया था। सही जवाब हो जाएगा बाबू, मंगलौर के संधि के द्वारा जो है आपको हस्ताक्षर करके इसको समाप्त कर दिया गया था। ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम लोग यहाँ से एक का करके पूरा डिटेल के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए 3 को दिया हुआ तो हम लोग 1 2 3 यानी कि प्रथम आंगल, द्वितीय आंगल, तृतीय आंगल सभी को देख लेंगे। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का देखिए बाबू, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध है 1767। ध्यान रखिएगा, 1767 से लेकर के 69 के बीच में चला था। और यह हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें जो है आपको जो उस समय गवर्नर जनरल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हैरी बेरेल्स्ट, ध्यान रखेंगे हैरी बेरेल्स्ट, छोटी छोटी नाम आपको याद रखना है। और यह में जो आपको इसमें संधि कौन सी हुई थी, तो मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध खत्म हुआ। प्रथम वाला आपको कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में दूसरा वाला देखिएगा। दूसरा वाला में आप देखिएगा बाबू कि दूसरा आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और यह जिस समय हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो इस समय जो है आपको जारी करने वाला जो था हैदर अली, इसमें हैदर अली यही युद्ध में आपको युद्ध के बाद में जो है कोई मृत्यु हो जाती है अधूरे में। तो शुरू करने वाला हैदर अली है और उसके बाद में हैदर अली को मृत्यु के बाद में कंटिन्यू करने वाला टीपू सुल्तान है, यानी कि उसका पुत्र है वो आपको कंटिन्यू करता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका 80 से 84 के बीच में ही आपको हैदर अली को मृत्यु हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हो रहा था। ध्यान रखेंगे। और यह जो है आपको इस समय जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था, कंपनी का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान एक तरफ था, यानी कि कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान भी कहीं कहीं देगा और कहीं कहीं हैदर अली भी देगा। तो एक तरफ हैदर अली, एक तरफ वारेन हेस्टिंग, ये दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। और इसको जो है आपको मंगलौर के संधि से, ध्यान रखेंगे, मंगलौर के संधि के द्वारा इसको खत्म किया गया था। ये आपने देखें। उसके बाद में आपको तीसरा देखिएगा, तीसरा और उसके में देखिए हैदर अली की मृत्यु है आपको 82 में हो गया था। हैदर अली की मृत्यु जो है आपको 1782 में हो गया था। तीसरा आंगल मैसूर याद देखिएगा, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध है 1790 से, ध्यान रखेंगे 1790 से शुरू होता है और यह 92 तक ले चलता है, 1792 तक चलता है। इस समय जो आपको तो टीपू सुल्तान, हैदर अली मर ही गया है तृतीय में ही, तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है लॉर्ड करने वाली सबकी प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी कि एक तरफ टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ लॉर्ड करने वाली। ये तृतीय की बात है बाबू। और अब इसको में जो है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। इसमें किसका, तो श्रीरंगपट्टनम के संधि से यह युद्ध को समाप्त किया जाता है। उसके बाद में है आपको ध्यान रखिए चतुर्थ आंगल भी शायद हुआ था। चतुर्थ आंगल भी आप देख लीजिएगा। चतुर्थ आंगल है 1799 तक चला, 1799 से चला था। 1799 आप ध्यान रखिए 1799। और उस समय जो अंग्रेज का अधिकारी है लॉर्ड बेलेजली था।
लॉर्ड वेलेस्ली था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू दूसरा। इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बता के चलेगा, इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों के पास में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसने आम लोगों के राष्ट्र की भावना जगाने के लिए शिवाजी महोत्सव का शुरू किया गया था? शिवाजी महोत्सव बाबू शुरू किया गया था लोकमान्य तिलक द्वारा। लोकमान्य तिलक किसको? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। कहीं कहीं बाल गंगाधर तिलक भी दे देगा, कहीं कहीं लोकमान्य तिलक, तो लोकमान्य तिलक उन्हीं को नाम पड़ा है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा बाबू इसके लिए। अब देखिए साथियों, अब देखिएगा, अब हम लोग इसको डिटेल जानते हैं मित्र। जैसे में बाल गंगाधर तिलक ने 1793 में एक और महोत्सव चालू किया था, ध्यान रखेंगे। 1793 में एक और महोत्सव चालू किया था। एक तो आपको शिवाजी महोत्सव हुआ और दूसरा में है गणेश ध्यान रखिएगा, गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव 1893 ध्यान लिखिएगा यहाँ। 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया गया और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव। ये दोनों जो है आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। दोनों की राष्ट्र की भावना जगाने का उद्देश्य था। इसी में ही नारा दिया गया था बाबू स्वराज, इन्हीं के द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह नारा गूंजा था। उन्हीं के बाद में इनको बाल गंगाधर का एक बुक देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का एक बुक देखिएगा। जो बुक है, बुक के नाम देखिएगा, तो बुक है जो आपको ध्यान रखें, आकृतिक ध्यान रखेंगे, आकृतिक होम ऑफ द ध्यान रखेंगे, ऑफ द क्या है, और फिर एक है गीता रहस्य। आकृतिक होम ऑफ द वेदाज, हाँ वेदाज है, याद आ गया। आकृतिक होम ऑफ द वेदाज, या तो कहीं कहीं वेदाज भी देगा, तो वो वेदाज, और दूसरा में गीता रहस्य। और यह दोनों जो गीता रहस्य जो लिखा गया था, यह मांडेल जेल में रह कर के ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य बुक को लिखे थे। उसके बाद में देखिएगा स्थापना कुछ की इन्होंने किए थे। जैसे 1916 में ही होम रूल लीग है, होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। उसके बाद में देखिएगा बाबू, अब दूसरा ऑप्शन पे आपको देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आंसर तो आपने देखे कि ये ऑप्शन आंसर होगा। अब थोड़ा सा डिटेल है, जो आपको बी ऑप्शन वाला को देख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे इंडिया एसोसिएशन का, ईस्ट नहीं, केवल इंडिया है, ईस्ट नहीं बाबू, ये इंडिया एसोसिएशन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा, और यह आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर के इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किए थे। डी ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इसने जो भारत सेवक समाज, इसका पुणे में स्थापना किए थे 12 जून 1905 के। भारत सेवक समाज, ये आपको दरोगा में एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, इस हिसाब से है, आपको पूरा डिटेल इतना कराते चल रहे हैं। इतना डिटेल रिसर्च करने में टाइम लगता है। 50 क्वेश्चन का सेट तैयार करने में कम से कम 4 घंटे की टाइम गुजारना पड़ता है, क्योंकि एक एक फैक्ट आपको एग्जाम के बेस के लाइक बनाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, लाना पड़ता है, इस हिसाब से बनाना पड़ता है। तो वीडियो को आपको लाइक करना बनता है। तीसरा प्रश्न है, केद्रमुख की खान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए बाबू, केद्रमुख खान जो है आपको, केद्रमुख की खान है, ये आपको कर्नाटक में है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन तीसरा नंबर के सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे में केद्रमुख है, अब इसको से कुछ और मैं बताता हूँ, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा खदान है, ये आपको देख लीजिए। जैसे में महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र ए ऑप्शन में दिया गया है। महाराष्ट्र में देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ की लो अयस्क और खदान जो है ध्यान रखेंगे, तो यह गढ़चिरौली एक स्थान है, रत्नागिरी है और चंद्रपुर है। यह तीनों है आपको महाराष्ट्र में है, और यहाँ से है जो लौह अयस्क निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, दंतेवाड़ा और बस्तर, ये तीनों ठामा से है आपको लौह अयस्क निकाला जाता है। उड़ीसा में है, उड़ीसा के याद रखिएगा, उड़ीसा आपको डी ऑप्शन में है, उड़ीसा को याद रखिएगा। उड़ीसा में कि उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है गुरुम हिंसानी, ध्यान रखेंगे गुरुम हिंसानी, और उसके बाद में बादाम पहाड़, और उसके बाद में
किरुबुरन, किरुबुरन। तो ये तीनों स्थान जो है आपको यहाँ से उड़ीसा से निकाला जाता है लौह अयस्क के। गुजरात में देख लीजिएगा बाबू, गुजरात इसको ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपको गुजरात को देखिएगा तो भावनगर और पोरबंदर यहाँ से जो आपको लौह अयस्क की प्राप्ति किया जाता है। चौथा प्रश्न है बाबू, चौथा प्रश्न है साथियों कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल आपको है आपको रिसरा में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा बाबू। देखिए उसके बाद में देखिए जूट जो है, जूट यहाँ हम लोग के मेन पॉइंट मिला है कि जूट संबंधी आगे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो छूटना नहीं चाहिए। तो जूट से संबंधी है, जैसे में इसको सोने का रेशा कहा जाता है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत विश्व में प्रथम स्थान है जूट के उत्पादन में बाबू। दोस्तों जूट के उत्पादन में जो है आपको भारत प्रथम स्थान है। देखिए अब पहला कारखाना जो आपको सिसरा जो आपको स्थापना किया गया था यह कोलकाता में, और यह 1855 में, ध्यान रखेंगे यह 1855 में स्थापित किया गया था। उसमें भारतीय जूट निगम का स्थापना जो 1971 में हुआ था। निगम की स्थापना बाबू 1971 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय एक भारतीय जूट निगम हो गया 1971, एक अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन और संस्थान हो गया यह आपको 1984 से, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको हो जाएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर में कुंभ मेला संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है। कुंभ मेला का जो संगम होता है तो यह आपको ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश में होता है। हाल ही में सबसे प्रसिद्ध रहा है, यह बहुत विश्व रिकॉर्ड रहा है। देखिए इसको डिटेल देखते हैं। जैसे कुंभ मेला, इसको में मेन पॉइंट है बाबू, तो कुंभ मेला को हम लोग मेन पॉइंट बना करके और उसके बाद में इसको समझते हैं। आंसर तो आपने उत्तर प्रदेश देखा, और हम लोग को कुंभ मेला के बारे में देखना है। कुंभ मेला है यह आयोजन किन किन जगह पे होता है, आयोजन देख लीजिए। देखिए प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक के त्र्यंबकम में और उज्जैन में ये चारों स्थान पे आपको कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखें कुंभ मेला का आयोजन है प्रत्येक 12 वर्ष पे होता है, ध्यान रखिए। और एक चीज अब याद रखिए, जैसे में आपको जो है अखिल भारतीय 1915 में हिंदू सम्मेलन के ही तौर पे, इसी के समय में ही आपको 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय ने स्थापना किया था। उसके कुंभ मेला के टाइम में ही कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत जो है आपको स्थल उसको में शामिल किया गया, उसको सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के पर्व के जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है बाबू। उसके बाद में मेला देखिएगा, मेला कुछ याद रख लीजिए। जैसे में आपको मणिपुर है, मणिपुर से हम लोग देखते कौन सा मेला इसको में आयोजित किया था। मणिपुर में आपको ध्यान रखेंगे साजिबू है और चीरा ओबा है, चेईरा ओबा, ये दो हो गया जो आपको मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय में देखिए बाबू कौन सा आपको मेला होता है, तो मेघालय में आपको नेंग फ्रेम ध्यान रखेंगे। सिक्किम में देखिएगा, सिक्किम में जो है आपको सागा और दावा जो है यहाँ प्रसिद्ध है। हरियाणा में आप सूरज कुंड मेला देखिएगा, हरियाणा में जो सूरज कुंड मेला है कई बार प्रश्न में आया भी है। उसके बाद में असम में है अंबुबाची का मेला, असम में मनाया जाता है। तो इतनी सारी फैक्ट हम लोग देख के चलें। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब से लागू हुआ है। देखो यह 3 जनवरी 1917 से लागू हुआ है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन। अब इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यह जो आपको अनुच्छेद 51 के ए जोड़ा गया है, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, डिटेल देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके थ्रू जो है आपको मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, और वह सिफारिश करने वाली समिति का नाम सवर्णशील समिति था। देखिए मूल कर्तव्य की संख्या जो है आपको संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया है। ध्यान रखें, भाग पूछे तो 4 के क में और अनुच्छेद पूछे तो 51 के कम है। देखिए मूल कर्तव्य की संख्या भी वर्तमान में 11 है।
मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है बाबू? तो 11 है। और 11वें मूल कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसको में कहा गया था कि 16 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे आयु के बच्चे हैं उसको आपको सरकार है शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा है उसको देने का काम करेगा। उसके बाद में यह जो आपको मूल कर्तव्य है सोवियत संघ से लिया गया है। और मूल कर्तव्य के संबंधी कोई विवाद होता है तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय में इसके प्रति केस नहीं चलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर साथियों 7वां नंबर में कि हिमनद प्रवाह द्वारा जो है आपको उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की जो अंडाकार श्रृंखला का नाम बताएं। तो अंडाकार श्रृंखला जो बनती है आपको ड्रीमलिंस बनती है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। ये आपको देखिए 7 नंबर प्रश्न के लिए ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए पूर्ण स्वराज का जो घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था इसका आपको सही जवाब हो जाएगा। आपको देखिएगा इसको लाहौर अधिवेशन में किया गया था, बी ऑप्शन। और साथियों यह प्रश्न इतना बार पूछा गया है एग्जाम में कि लगभग में सभी को याद है। और देखिए हर एग्जाम का एक अपना रेशियो होता है। हर एग्जाम में देखिए लगभग सभी बच्चा जो लगभग में है 50 क्वेश्चन तक ले सभी बच्चा को अटेम्प्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में 60 से जो है आपको 70 तक ले जो अटेम्प्ट कर लेते हैं वह आपको जिनका स्ट्रगल ठीक ठाक है। और 70 से जो प्लस कोई भी एग्जाम में अगर अटेम्प्ट कर ले मतलब कि कंप्लीटली एकदम 100% सही लगा ले रहे हैं काट छाट करके तो यहाँ से आपको रिजल्ट आना सही होता है। और ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या देता है? अगर देखिए ये आपको मात्र आपको एकदम लॉजिकल क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो 60 से 70 वाला रेंज में चल जाइएगा। और उससे 5 नंबर टाइम टेकिंग क्वेश्चन आता है, दो भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको ये 70 वाला कैटेगरी के प्लस में पहुंचा देगा। इस प्रकार से हर क्वेश्चन का लेवल सेट किया जाता है। देखिए हम लोग प्रश्न देख रहे थे 9वां प्रश्न देख रहे थे कि 8वां, तो हम लोग देख रहे थे 8वां के लिए हम लोग का आंसर जो है आपको लाहौर अधिवेशन में जो है आपको पूर्ण स्वराज का घोषणा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए लाहौर अधिवेशन पे हम लोग देख लेते हैं। लाहौर अधिवेशन जो है इस पे देखिए लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? तो यह 1929 में किया गया था। और दिसंबर माह में कभी माह भी पूछ देता है तो माह दिसंबर याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी में जो है आपको नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया था। फिर उसके बाद में देखिए इसको क्या क्या लक्ष्य रखा था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव घोषित किया गया। और पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई है। गोलमेज सम्मेलन से जो है आपको गोलमेज सम्मेलन से भाग लेने से माना, यानी कि बहिष्कार का इसको पर चर्चा हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस कार्यकारी समिति जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए उत्तरदायित्व को सौंपा गया था। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में ही सौंपा गया था। तो इन सारे काम जो है आपको लाहौर अधिवेशन से हमने देखे। उसके बाद में देखिएगा संपूर्ण देश में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और यह जो है आपको 31 दिसंबर याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे तिरंगे झंडा को फहराया था। यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां में है निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बहिंद जो है आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर है। 10वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम है? देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बोखरचू आप याद रखें, बोखरचू स्थान के पास में जो है आपको यहाँ से आपको सिंधु नदी का उद्गम स्थल हुआ है। अब कुछ नदी का उद्गम स्थल बता देते हैं, वो आपको नोट कर लीजिएगा।
आपको एकदम बिल्कुल इतना अगर नोट कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप छांटने की अगर विधि मालूम हो जाएगा, जो एग्जाम नजदीक आएगा तो बताएंगे कैसे ऑप्शन को आपको छांट करके सही जवाब तक पहुंचना है हम लोग का, वो सारे प्रक्रिया एग्जाम से पहले बताया जाएगा आपको। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नोट कर लीजिएगा। जैसे 10वां के लिए देखिए गंगा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद गंगोत्री नामक हिमनद से हुआ है और इसको गोमुख भी कहा जाता है और यह उत्तराखंड स्थान में है, उत्तराखंड राज्य में है। यमुना नदी का जो है आपको उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से हुआ है और यह बंदर पूंछ के चोटी पर उत्तराखंड में ही है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील तिब्बत से, और यह आपको चुमायू, ध्यान रखेंगे यह आपको सी वाला ऑप्शन जो है यहीं से आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी का निकली है। नर्मदा नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकला है और यह मध्य प्रदेश से निकला है, अमरकंटक के पहाड़ी से और यह मध्य प्रदेश से निकला है। कोसी है, कोसी आपको याद रखिएगा कि गोसाई नाथ चोटी से यह तिब्बत नेपाल से निकल करके आया है। और गंगोत्री से देखें कि गंगा निकली है। आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। 11 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। देखिए बाह ग्रह कहा है, तो बाह ग्रह किसे पहुंचाना है कि कौन सा इसमें सौरमंडल का बाह ग्रह है। देखिए बाह ग्रह के देखिए 2 प्रकार के ग्रह बनती है, एक आंतरिक ग्रह बनती है, एक बाह ग्रह बनती है। देखिए बाह ग्रह में आपको सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न के लिए तो शनि आपको हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग कैसे इसको छांटेंगे, कौन कौन सा जो है आपको आंतरिक ग्रह होता है, कौन कौन सा बाह्य ग्रह होता है, तो इसको आप नोट करिए। जैसे बाह्य ग्रह मतलब कि बाहरी ग्रह देखिए कौन कौन सा है। बाह्य ग्रह में जो है आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ध्यान रखेंगे को बाह्य ग्रह, शुक्र नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसका जो आंसर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। देखिए बाहरी ग्रह के बात कर रहा है बाबू, आपको बाहरी ग्रह के बात कर रहा है। इसके लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब शनि हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपको जो है शनि आपको इसमें बाह्य ग्रह हो जाएगा। बाकी बुध, शुक्र और पृथ्वी जो है आपको आंतरिक ग्रह हो जाएगा। अब हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे। अब जैसे बाह्य ग्रह, देखिए बाह्य ग्रह के अंदर में कौन कौन बाहरी ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह सब बाहरी ग्रह के अंतर्गत आता है। और देखिए आंतरिक ग्रह के रूप में जो आपको आंतरिक ग्रह होता है उसको पार्थिविक ग्रह भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखेंगे, कहीं आंतरिक न दे करके पार्थिव ग्रह दे दिया जाएगा बाबू। तो देखिए आंतरिक ग्रह के रूप में जो शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध और शुक्र, तो यह सब जो है आपको यह आंतरिक ग्रह के तरफ इंटर में आ जाता है। देखिए शनि का जो वलय है कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। जैसे शनि है, शनि के 7 वलय, शनि के पास में जो है आपको 7 वलय दिखाई देता है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल में सेकंड है बाबू, यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल में दूसरा बड़ा है। और फर्स्ट यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह देखें तो आपको गैनीमेड बृहस्पति का है, गैनीमेड बृहस्पति का है। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से। पृथ्वी का आकार अगर देखते हैं तो पृथ्वी का आकार 5वां स्थान पे आ जाता है, 5वां स्थान पे आ जाता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में विपरीत घूमने वाला ग्रह देख लीजिएगा, विपरीत घूमने वाला अश्रु याद रखिएगा, अरुण और शुक्र जो है आपको यह शुक्र चमकीला भी है, तो अरुण और शुक्र है आपको विपरीत घूमता है, सभी ग्रह के विपरीत में घूमता है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, आपको सूर्य के नजदीक भी बुध है, यह भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर में सम्राट अशोक पुत्र, देखिए सम्राट अशोक किसका पुत्र था, तो सम्राट अशोक जो है, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र है। बिंदुसार यानी कि आपको डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बिंदुसार के पुत्र जो अशोक सम्राट था। अब देखिए 12 नंबर में जैसे चंद्रगुप्त जो है आपको ध्यान रखेंगे, आपको चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। किसको बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी है, आपको यह बिंदुसार को बनाया गया था। और बिंदुसार जो है किसको, तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। आगे देखिए, और अब आगे है, देखिए बिंदुसार जो है 298 ईस्वी पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा था। 298 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। कब? तो 298 ईसा
और पूर्व में यह गद्दी पे बैठा था। कहाँ? तो मगध के गद्दी पे बैठा था। बिंदुसार को कहा गया है, देखिए बाबू, बिंदुसार को जो है आपको क्या, तो एंटिओकस का, ध्यान रखेंगे, यूनानियों द्वारा, यूनानी लेखक द्वारा जो है अमित्रोकोटस कहा गया है। हम यूनानी लेखक द्वारा जो बिंदुसार को अमित्रोकोटस कहा गया है, इसका अर्थ होता है कि यह अमित्र घात। अमित्र घात को सांस्कृतिक अर्थ देखेंगे तो शत्रु के विनाश करने वाला इसका अर्थ होता है। और यूनानियों द्वारा अमित्रोचेटस कहा गया है और इसको अमित्र घात उसका अर्थ होता है। देखिए उसके बाद में है दिव्य बदायन के अनुसार जो है आपको तक्षशिला विद्रोह के दबाने के लिए, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए जो आपको बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। उसके बाद में इसके दरबार में जो है आपको आया हुआ राजदूत देखिए कौन कौन है। सीरिया से है जो डाइमेकस आया था और मिस्र से है जो आपको डायनिसियस आया था। तो यह जो है आपको बिंदुसार के दरबार में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ से जो है आपको मैथ रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए आपको सही जवाब डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर के लिए डी ऑप्शन है। उसके बाद में 14 नंबर में मैथ दिया गया है। 14 नंबर के लिए आपको सही जवाब 8:11 हो जाएगा, 8:11 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन 14 नंबर के लिए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, क्योंकि मैथ इस पे कैलकुलेशन करने में बनता नहीं है तो मैथ इस पे नहीं बता सकता हूँ। देखिए 15 नंबर में है कि आपको यह रीजनिंग टाइप के है, तो इसको से संबंध को देखना है। जैसे कटुता का संबंध जैसे मानवता से है, वैसे ही संभालना का किससे हो जाएगा, तो संभालना का हो जाएगा। इसके लिए आपको सही जवाब त्यागना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभालना को त्यागना। देखिए विपरीत भाव दे रहा है, क्या दे रहा है? एक विपरीत भाव दे रहा है, तो संभालना का जो है आपको त्यागना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर के लिए, सी ऑप्शन। उसके बाद में देखिएगा 15 नंबर के बाद में 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। और आप टाइम देख रहे हैं रात को 2:14 में आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा। वीडियो को जो देखने के बाद में शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। बहुत सारे लोग हैं ये वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। यार आप लोग से लाइक तो मांगा जा रहा है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आपको नहीं होगा, और वैसे भी आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग तो लाइक करिए। लाइक से थोड़ा सा होता ना है कि मोटिवेट मिलता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा लोग जो है आपको लाइक करके थोड़ा सा शक्ति को, एनर्जी को बढ़ाता है। और अगर एनर्जी नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे आप लोग के सामने जो है अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। देखिए जितना कंटेंट हम दे रहे हैं, इतना कंटेंट कोई फ्री में नहीं देता है, सब आपको एप्लीकेशन पे पेड कोर्स पे लेके चला जाएगा और वहाँ पर ये आपको चेहरा दिखाकर किसी को कोर्स बेचवाएगा और उसके बाद में आपको पढ़ाने वाला अंदर दूसरा कोई रहता है बाबू। तो उससे बेहतर है ना, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए 16 नंबर में किसी वाक्यांश का सही शब्द, देखिए क्या इसमें सही शब्द लिखा गया है, तो इसको मैं देखिए बाबू कि क्या है। तो सही जवाब में सबसे पहले देख लीजिएगा कि कलम की कमाई खाने वाला है, आपको मसीजीवी कहा जाता है, ये आपको सही है। बाकी इसको में सही नहीं है, ध्यान, जैसे ईश्वर पर विश्वास रखने वाला नास्तिक नहीं होता है, ध्यान रखना है। तो ये सब जो है ना आपको गलती दिया गया है, लेकिन इसमें ही सही दिया गया है। चौथा नंबर यानी कि 16 नंबर के डी ऑप्शन जो है आपको सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग के क्या करना है, जैसे में देख लीजिए कि कुछ और हम नोट करा देते हैं, ऐसा ही रहेगा तो उसको मैं आपको ऊपर वाला को भी सही अर्थ को समझ लीजिएगा। जैसे कलम की कमाई खाने वाला को आपने देखे कि मसीजीवी कहा जाता है जी। उसके बाद में देखिएगा जिसका जो है आपको पूर्व जन्म की बात याद हो, जिसका जो है आपको ये वाला ऑप्शन वाला, जिसका पूर्व जन्म की बात याद हो, तो उससे जो है आपको कुछ कहते हैं तो त्रिकलक्ष्य कहते हैं, त्रिकालक्ष्य कहते हैं। जिसका उपयोग न किया गया हो, बी ऑप्शन वाला देखिए, जिसका उच्चारण है, हाँ जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो, तो उसमें जो आपको देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपको अनुचरित्र हो जाता है। उसके बाद में ईश्वर पर विश्वास करने वाला, होता है, उसको बाबू आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं।
आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है। 17 तो देख लिए, 17 नंबर देखिए, 16 देखे हैं, 17 नंबर देखिए, कौन सा युग्म जो है अर्थ का भेद सही नहीं है। देखिए अर्थ का भेद इसमें कौन सा सही नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसको में जो आपको बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन का अर्थ जो है इसका भेद सही नहीं दिया गया है, इसका सही नहीं दिया गया है। बाकी जिसको में जितना दिया गया है, जैसे में अनिष्ट, जैसे में अनिष्ट है तो अनिष्ट मतलब बुरा होता है, देखिए कहाँ मिलाया जा रहा है। और अनिष्ट है, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट शब्द का डिफरेंस देखिए, इसको में अनिष्टहीन होता है। उसके बाद में देखिए अंश, अंश जो है अंश मतलब कि हिस्सा होता है, और यह दूसरा वाला अंश जो लिखा है इसके मतलब कि कंधा या बाँ होता है। तीसरा में देखिएगा जैसे तरंग, तरंग मतलब कि लहर होता है, ऐसे लिखा जाता है। और एक जो है आपको तुरंग लिखाता है, तुरंग मतलब कि घोड़ा होता है। तो इसी प्रकार जो है आपको नए नए शब्द को आपको इस चीज़ को बना करके चलना है, शब्द को भेद को समझ के चलना है, तो वही जा करके जो है आपको अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा एग्जाम में। 18 नंबर में कौन सा विलोम युग्म जो है आपको सही है, सही दिया गया है। देखिए अनौपचारिक औपचारिक, औपचारिक को अनौपचारिक उल्टा हो जाएगा, यह बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 19 नंबर है, 19 नंबर में है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जो दिया है वह लड़का है जिसमें से मैं मिल चुका हूं, यह शब्द दिया गया है बाबू। निम्नलिखित विकल्प में से वाक्य को कौन सा एक उचित सरल वाक्य प्रयोग होगा। देखिए इसको मैं सरल वाक्य प्रयोग करने की बात कह रहा है, तो सरल वाक्य के प्रयोग में अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाए कि इस लड़के से मैंने मिल चुका हूँ, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ, यानी कि यह सरल वाक्य में आ गया। सी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे देखिए अब कैसे आपको डिसाइड कर, देखिए एक ही चीज को दो बार प्रयोग करेगा तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे में देखिए यह वही लड़का है और जिससे, ये किससे, दोनों एक ही वो के बोध कर रहे बाबू, तो यह मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया, यह मिश्रित वाक्य हो गया, यानी कि एक ही बोधक को इसका एक उपबोधक लग रहा है, तो ऐसा वाक्य को जो है आपको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और जिसको में सिंपल रहता है एक ही बोधक, जैसे इस लड़के, केवल इसी लड़के की बात हो रहा है, मैं मिल चुका हूँ, कौन लड़का से मिला, तो यही लड़का से, एक ही लड़का जो इस लड़का से ही मिला गया है, तो यह सरल वाक्य हो गया। यही डिफरेंस समझना है। 20 नंबर प्रश्न है, 20 में है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृत मतलब होता है कि क्रिया, समझें, तो कृत मतलब कि क्रिया और धातु के साथ दोनों के मिला करके जो बनता है वो कृत प्रत्यय होता है। कुछ कृत प्रत्यय हम आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे में आपको पढ़ना और वाला, पढ़ना और वाला मतलब पढ़ने वाला होता है। चलना, चलना कृत हो गया, और वाला लगा दिया जाए तो उसको चलने वाला बन जाता है। भूल, और उसके बाद में देखिए कोची भूल, और भूल जो है आपको उसमें अकड़ जोड़ दिया है तो भूलक्कड़ हो जाता है। और देखिए चाट, और में नी जोड़ देते हैं तो चटनी हो जाता है। तो यह जो है आपको मिल करके एक नया शब्द बना दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि कृतवाचक जो है आपको ए ऑप्शन में क्रिया और धातु के मेल से बनता है। 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्य, किस वाक्य में जो है आपको अंचल का सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए इसको मैं आपको सही जवाब जो हो जाएगा, आपको सही जवाब, इस प्रदेश में हरियाली अधिक है, इस प्रदेश में हरियाली अधिक है। 21 नंबर के लिए ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में देखिएगा जैसे में कुछ अर्थ का भेद समझिएगा तो वही ना आप बना सकते हैं। जैसे में अंश है, अंश का क्या क्या भेद हो सकता है, अंश का क्या क्या अनेकार्थी शब्द बनता है, यानी कि अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं ना, वैसा ही एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, उसी प्रकार से बनाया गया है। जैसे में अंश, अंश मतलब क्या होता है कि हिस्सा, कोण या अंश या किरण होता है, ध्यान, अंश का किरण होता है। कुबेर, अलग से मैं इसको अलग से मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आगे जो एग्जाम आएगा उसके लिए यह काम करेगा। कुबेर, कुबेर का मतलब होता है कुछ अनेकार्थी में देखेंगे शब्द तो कुबेर तो धन का देवता, एक प्रसिद्ध यक्ष, और ओकर बाद में धनपथ भी कहा जाता है इसको। रस रहेगा, रस में देखिएगा क्या होगा, स्वाद, कुबेर, अर्क या निचोड़,
और उसके बाद में जो है आपको काव्य का आनंद को भी आपको रस कहते हैं। वीर रस की गाथा, वीर रस को कवि, सब नाम सुने ना, तो यह कवि का, यह आपको काव्य का आनंद भी और रस के कैटेगरी में आता है। एक रस होता है स्वाद के लिए और एक अर्क होता है जिसे में आपको निचोड़ा जाता है, तो वह भी आपको बनता है, तो आपको रस ही बनता है। स्वर्ण देखिएगा, स्वर्ण ये आपके याद रखिएगा कि स्वर्ण के अनेक जो है आपको कई सारे समानार्थी शब्द बनेंगे, जैसे स्वर्ण का सोना भी, धन भी, उत्तम वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद मेघ का बादल भी, वर्षा भी, आकाश भी कहते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर में है दोस्तों कि उच्च श्रृंखला, उस श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उस श्रृंखल का शब्द संधि विच्छेद अगर देखें तो इसमें आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, उत जोड़ श्रृंखल। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा बाबू, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में है 22 के बाद में 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर में है कि मुख्य चंद्र, मुख्य चंद्र समास है। मुख्य चंद्र जो समास है वो मुख्य चंद्र समास है, वो किस प्रकार के समास है? तो यह आपको ध्यान रखेंगे, यह कर्मधार समास होगा। मुख्य चंद्र, मुख्य चंद्र का अर्थ होता है कि मुख जिसका चंद्र के समान हो, तो यह कर्मधार में चलाता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है किसी उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी के सतह के निकट पर निर्भर नहीं करता है। तक किसी पर निर्भर नहीं करेगा बाबू, तो यह उपग्रह का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करेगा। बाकी पृथ्वी के द्रव्यमान पे भी निर्भर करता है उपग्रह जो आप कक्षीय वेग, और पृथ्वी की त्रिज्या पे भी निर्भर करता है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे भी निर्भर करता है, लेकिन उपग्रह का जो द्रव्यमान है उसको पर निर्भर नहीं करता है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको सही जवाब हो गया। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो इतना डिटेल से बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उससे कोई मायने नहीं रखना है, क्योंकि देखिए लंबा थोड़ा सा है लेकिन कंटेंट अच्छा है, तो आपको इसको पकड़ना जरूरी है। पकड़िए। 25 नंबर में माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति क्या होगा? जैसे आप माध्यम में तापमान वृद्धि करिएगा तो ध्वनि भी आपको जो क्या होगा, ध्वनि भी आपको जो है तापमान वृद्धि करिएगा तो ध्वनि आपको बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या है इसका आपको कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बाबू, इसको में जो आपको सही जवाब है आपको बढ़ना चाहिए। क्या होगा? तो इसको में बढ़ेगी। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। माध्यम के तापमान अगर बढ़ाते हैं तो उसका ध्वनि जो है, ध्वनि की गति बढ़ जाएगा, ध्वनि के गति बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो है आपको 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है। एक तरफ तरंगदैर्घ्य दिया गया है और उसका प्रयोग दिया गया है। देखिए रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग से जो है आपको प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या संचार जो है आपको रेडियो तरंगों से होता है। सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव से जो आपको माइक्रोवेव ओवन चलता है और रडार चलता है। अवरक्त किरणें है, अवरक्त किरणें से आपको देखिएगा, अवरक्त किरणें से आपको रिमोट कंट्रोल और रात्रि दृश्य के उपकरण बनाई जाती है। एक्स किरणें है, एक्स किरणें से देखिए हड्डी में फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से जो आप देखें तो आपको एक का जो है एक का आपको सी लगेगा, एक के सी, और 4 को है जो आपको ए पे लग रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर में है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? जहां नहीं रहेगा उसको जरूर पकड़िएगा। नोबेल गैस नहीं है तो इसको में हाइड्रोजन आपको नोबेल गैस नहीं होगा। देखिए नोबेल गैस मुख्य रूप से वह गैस होता है जो अभिक्रिया नहीं कर सकता है, यानी कि पूरा का पूरा कक्ष, उसको आपको अंतिम वाला कक्ष भरी हुई है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि हीलियम, आर्गन, नियॉन और कई सारे हैं जो आपको नोबेल गैस के तौर पे आता है।
तो इसको परिभाषा भी आप देखना है तो परिभाषा भी देख सकते हैं। जैसे में नोबेल गैस है या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी इसको कहा जाता है। नोबेल गैस को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस भी कहा जाता है। और यह आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी में 18 के, ध्यान रखेंगे, आवर्त सारणी में 18 के 7वां के भाग 2 में रखा गया है। 18 में आपको आवर्त सारणी का 18 में याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा, और यह सब जो है आपको सब रासायनिक तत्व है। क्या सब रासायनिक तत्व है? कौन कौन सा तत्व है जो आपको नोबेल गैस में आता है? देखिए, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr और जेनॉन Xc और रेडॉन Rn, यह सब जो है आपको नोबेल गैस के कैटेगरी में आता है। और इन सभी के बाहरी कक्षा में जो है आपको बाहरी कक्षा फुल रहती है, इसलिए कोई दूसरा कोई सब क्रिया ही नहीं कर सकता है। देखिए, समान तापमान और दाब पर जो है यह जो नोबेल गैस होता है रंगहीन रहता है, गंधहीन रहता है और स्वादहीन रहता है। ध्यान रखना है, इतना चीज आपको याद रखना है। आगे देखिएगा 28 नंबर में है कि रुद्धोष्म परक, एकदम बहुत है, एकदम VVI क्वेश्चन है बाबू, इसको नोट करिएगा और याद करिएगा। रुद्धोष्म पराक्रम में जो सिस्टम और जो है आपको सिस्टम और परिवेश के बीच में किसका आदान प्रदान नहीं होता है? देखो, यहाँ पे आपको ऊष्मा का जो है आपको साथ ही ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में आपको यह रट्टा मार जाइए, यह आपको एग्जाम में आने वाला है और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब जैसे मैं 3 को पॉइंट और बताता हूँ जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है साथी कि जिसमें जो है यह प्रक्रिया में जो है आपको रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा निर्माण होती है। ऊष्मा क्षेपी रहेगा तो ऊष्मा निर्माण होती है, और ऊष्मा शोषी रहेगा तो उसमें ऊष्मा का जो अवशोषण किया जाता है। लेकिन अगर वही रुद्धोष्म रहेगा तो इसको में ऊष्मा की जरूरत नहीं, आदान प्रदान ऊष्मा का नहीं होता है। आगे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। देखिए, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और यह किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। बी ऑप्शन आपको 29 नंबर के लिए सही जवाब है। बी ऑप्शन आपको 29 नंबर के लिए सही जवाब है। देखिए, उसके बाद में देखिएगा जैसे में भौतिक परिवर्तन में जो देखिए बर्फ अगर पिघल करके पानी बन जाता है तो वाटर बन जाता है। आप वाटर को फिर जमा करके बर्फ बना सकते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन के मतलब है कि अवस्था परिवर्तन होने के बाद फिर से उसको रिटर्निंग किया जा सकता है, तो आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन की जो एक बार परिवर्तन होकर के नया उत्पाद बन जाता है उसको फिर दोबारा लौटाया नहीं जा सकता है, माने कि दोबारा वही फॉर्म में नहीं लौटाया जा सकता है। उदरोपातन, जैसे कपूर देखिए बाबू, कपूर है ना, कपूर आप उड़ जाता है तो यह उदरोपातन प्रक्रिया द्वारा ही उड़ जाती है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI है, AI का जनक के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया भी, आगे पूछेगा भी। बी ऑप्शन है आपको सही जवाब जॉन मैकार्थी है जो आपको AI का जन्मदाता है। अब आपको इसको से थोड़ा सा और डिटेल देखिए, इसको से डिटेल क्या देखिएगा। जैसे में देखिए कि जॉन मैकार्थी AI का जनक भी हैं और AI का जो शब्द दिया गया है इन्हीं के द्वारा दिया गया था, जॉन मैकार्थी के द्वारा ही दिया गया था। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यह जो शब्द दिया गया था यह शब्द 1956 में आया था। 1956 में AI का नाम जो है बाबू 1956 में आया था। और इसका जो है AI जो मुख्य रूप से है AI का जो प्रोग्रामिंग का भाषा होता है। देखिए, AI से कोई भी प्रश्न पूछ देगा आपसे छूटने वाला नहीं है। AI का जो है आपको प्रोग्रामिंग का जो भाषा होती है तो इस भाषा का नाम आपको याद रखिएगा, लिप्स याद रखिए। क्या रखना है? लिप्स माने जो ओठ होता है ना, ओठ से आप याद रखिए कि AI जो है आपको ओठ के माध्यम से बोलता है तो लिप्स हो जाएगा। इसका भाषा क्या है? लिस्प पे, ALISP होता है, ALISP का लिस्प पे। देखिए, उसके बाद में है आपको ये ऑप्शन में देखनी एलन आपको ट्यूरिंग है। इनको से भी कुछ प्रश्न याद रख लीजिए। जैसे में यह आपको सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है एलन ट्यूरिंग को जाना जाता है। उसके बाद में टिम बर्नर ली है।
टीम बर्नर ली सी ऑप्शन में है। यह जो है आपको WWE यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, और W3C वर्ल्ड वाइड वेब आपको कंसोर्टियम। तो यह दोनों चीज का जो संस्थापक है टीम बर्नर ली है। आपको WW वाला प्रश्न पूछा है गया बाबू, WW के फुल फॉर्म पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया यह भी पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। WWE वाला जो है आपको 1989 में आया था, 1989 में यह आया था, यह आपको ध्यान रखना है। चार्ल्स बेबेज आपको दिया गया है, चार्ल्स बेबेज आपको चौथा ऑप्शन में दिया गया है। चार्ल्स बेबेज है, यह कंप्यूटर का जनक माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न हम लोग को देखें तो इस हिसाब से जो है आपको तैयारी रहेगा तो वही आपको एग्जाम निकल पाएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछा जा रहा है। DNS का फुल फॉर्म देखिए, DNS का फुल फॉर्म जो है आपको डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। देखो डोमेन नेम सिस्टम जो है आपको इसका पूरा डिटेल समझिएगा कि यह जो है आपको इंटरनेट पर पदानुक्रमित और उसके बाद में विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज नामकरण प्रणाली है। यह क्या है बाबू, नामकरण प्रणाली है, और यह जो है आपको मानव पठनीय डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, मानव पठनीय डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, जैसे www.google.com। तो इसको में जो आपको यह भाषा हुआ, यह जो मानव पठनीय है, इसको जो है आपको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और इसको संख्यात्मक मान IP एड्रेस होता है, जिसको मैं आप जैसे में देखेंगे IP एड्रेस में लिखा रहेगा 172.160.142 ऐसे करके दिया जाता है। तो यह google.com का आपको मशीनी लैंग्वेज में बदल करके आपको इसको मशीन को दिया जाता है, उसको IP एड्रेस बन जाता है, IP एड्रेस में अनुपादित कर देती है। उसके बाद का प्रश्न देखिएगा 32 नंबर में है, यह भी आपको इंपॉर्टेंट है और हर एक सेट में भी मिलेगा, और दूसरी चीज में कि यह एग्जाम में भी आने की संभावना सबसे ज्यादा एगो आपको इससे प्रश्न रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हाइड्रोजन और कार्बन परिवार के समूह संख्या कितना। देखिए आपको हाइड्रोजन परिवार के नाम बताना है और कार्बन परिवार के नाम बताना है। देखिए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा कि आपको 17 समूह 17 और समूह 14 है। हाइड्रोजन के लिए जो है, हाइड्रोजन के लिए समूह 17 है और कार्बन के लिए समूह 14 है। अब इसको कैसे याद होगा बाबू, इसको से देखिए जो भी समूह है उसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम आपको लगा दे रहे हैं, और आपको इसको स्क्रीनशॉट कर भी लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको याद भी कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। एकदम यह आपको याद करना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट है, आप नोट कर लीजिए। 33 नंबर प्रश्न है, कोशिका विभाजन में जो आपको क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर जो आपको प्रोफेज 1 में होता है, और प्रोफेज 1 जो है आपको अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 34 नंबर है, आपको किन दो देश में मृत सागर की सीमा लगती है। देखिए कौन कौन सा देश के बीच में जो आपको मृत सागर लगती है, तो इजराइल और जॉर्डन से लगा हुआ है मृत सागर, दोनों जुड़ा हुआ है। इसके पास से देखिएगा, इसके पास से देखिएगा, आपको आगे देखिएगा। उसके बाद में आपको इससे संबंधी और डिटेल अगर जाने तो जान सकते हैं। जैसे में देखिएगा मृत सागर के सबसे पहले मेन पॉइंट है बाबू, मृत सागर को पकड़िए, क्योंकि इससे प्रश्न आता भी है और इसका पूरा डिटेल हम लोग को जानना है, ऑपरेशन करना है। देखिए मृत सागर है, यह इसका सीमा लगने वाला इजराइल, जॉर्डन और कुछ फिलिस्तीन के हिस्सा जो है आपको लगता है, जिसके ऊपर जॉर्डन का ही अधिकार है। इतना पॉइंट आप देखें। अगला पॉइंट लोड करिएगा कि मृत सागर जो है आपको यह लैंड लॉक एरिया है बाबू। क्या है, लैंड लॉक एरिया है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई एरिया है। उसके बाद में इसका जो है आपको मृत सागर का अन्य नाम है, आपको अरब झील कहा जाता है, अरब झील कहा जाता है। 3 प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला इसी से प्रश्न बनने वाले देखिएगा, जैसे अधिक खारे पानी का झील, मृत सागर को जो है अधिक खारे पानी का झील भी कहा जाता है, और दुनिया का सबसे निचला बिंदु है मृत सागर को ही कहा जाता है। मृत सागर को ही दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, जो समुद्र तल से लगभग में 440
40 मीटर है आपको नीचे है बाबू, समुद्र तल से भी नीचे है। उसके बाद में देखिएगा इसमें लवणता है, लवणता आप देखिएगा तो ये आपको 238% तक इसको में आपको लवणता है। और इसी के वजह से है जो कोई व्यक्ति इसको में डूबता नहीं है, वो तैर सकता है। और इसको में कारण है कि अधिक नमक के कारण जो है आपको इसको तनाव बढ़ जाता है, लवणता बढ़ा रहता है, उसके वजह से कोई डूबता नहीं है। दोस्तों एशिया महादेश में स्थापित है, कौन सा है बाबू? मृत सागर है, एशिया महादेश में यह स्थित है। और जॉर्डन नदी, इसका जो पानी मिलने वाला स्रोत है जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी से इसको पानी की आपूर्ति होती है। तो देखिए कई सारे पॉइंट हम लोग देखें, हमें नहीं लगता है कि आगे इससे से कभी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा आपको पूछ सकता है। तो इस हिसाब से तैयारी यहाँ पर कराया जाता है बाबू। अपने दोस्तों के पास में जो एकदम बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए कि चैनल को देखिए, और यह इसका वीडियो का कंटेंट जो है बहुत आपको धाकड़ रहता है। और फिर उसके बाद में देखिए एग्जाम कैसे निकलता है। 35 नंबर में है, 35 नंबर राज्य विधायिका जो है, राज्य विधायिका के उच्च सदन के रूप में माना जाता है। राज्य में विधायक जब उच्च सदन जो विधायिका रहेगा वह विधान परिषद को माना जाता है, विधान परिषद को माना जाता है। ऐसे है आपको जनरली जो है आपको उच्च सदन जो है आपको राज्यसभा को माना जाता है, जो कभी विघटित नहीं हो सकता है। लोकसभा को निचली सदन माना जाता है। लेकिन अगर राज्य विधायिका की बात आ जाए तो यहाँ राज्य में जो उच्च सदन होता है विधान परिषद होता है बाबू, विधान परिषद होता है। आगे देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? आपको शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद जो है आपको 21 के ए प्रदान करता है, 21 के ए। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर के बाद में 37 नंबर देखिए। 37 नंबर प्रश्न देखिएगा बाबू। 37 नंबर में है भारत के किस क्रांतिकारी का जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो पराक्रम दिवस जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि पर यह घोषित किया गया है। 38 नंबर प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो पारित किया गया था, यह पारित किया गया था कराची अधिवेशन। ध्यान रखेंगे कराची अधिवेशन यानी 1931 में यह पारित किया गया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है किस तिथि को खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस आपको 17 अक्टूबर को मनाया जाता है 1919 से। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 40 के देखिए 40 नंबर है ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों पर उपयोग भविष्य में ध्यान रखकर करता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यह आपको चक्रीय, ध्यान रखें चक्रीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जो अपना अर्थव्यवस्था को भविष्य में उसका उपयोग जो है भविष्य को देख करके किया जाता है, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था हो जाएगा। 41 नंबर है श्रम बल जनसंख्या के किस आयु वर्ग के जो है शामिल किया गया है? श्रम और बल में जो शामिल किया गया है तो यह हो जाएगा आपको 15 बरस से लेकर के और 59 बरस तक ले जो आदमी है यह आपको श्रम बल संख्या में गिनती किया जाता है। उसके बाद में 42 नंबर है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का गणना किया था? तो यह आपको VKRV राय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR, मानव विकास सूचांक HDI निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्केल पर जारी किया जाता है? तो यह जो स्केल है 0.00 से लेकर के 1.00 तक यह स्केल पर गणना किया जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा 44 नंबर में है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सेवा का जो अधिकार अधिनियम है 15 अगस्त 2011 से लागू हुआ था। सेवा का अधिकार किसका? तो सेवा का अधिकार लागू हुआ था बिहार में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 45 नंबर देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को जो है आपको सर्वाधिक टर्न लेने वाले यानी कि सर्वाधिक मूलाधार नदियां भी अगर कहें तो कोसी है।
उसके बाद गंगा नदी का उद्गम देखें, सोन नदी का उद्गम देखें, और उसके बाद यमुना का उद्गम आपने इसके पहले वाला प्रश्न में देखे ही है। 46 नंबर प्रश्न है जो मैथ का प्रश्न है, और इसके लिए जो आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब आपको 918 है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में रीजनिंग का प्रश्न 47 नंबर में है। इसको में आपको कहा गया है कि अंगूर, हरा और मेज। देखिए अंगूर जो है आपको हरा भी होता है, लेकिन मेज अलग चीज है तो वो अलग रहेगा, यानी कि आपको इसके लिए बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर में है, 48 नंबर में है कि आपको 28 और 12 की तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। यहाँ पर 112 गुने 112 अब बट्टा में आपको 28 हो जाएगा। इसको काटिएगा, काटने के बाद में जो है आपको इसका सही आंसर जो है आपको 448 आएगा, 448 आएगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है। इंग्लिश का प्रश्न भी है, उसको भी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में देखिए इंग्लिश का भी प्रश्न 5 को प्रश्न रहेगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। जो जिनका इंग्लिश कंप्लीट है लगभग 5 नंबर वो बढ़ जाएंगे, जिनको इंग्लिश कंप्लीट नहीं है 5 नंबर वो घट जाएंगे। देखिए 49 नंबर में है हाउ आर फिल्म मेड। तो देखिए इसमें क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन में कि द फिल्म मेड, द फिल्म आर मेड होगा, क्या होगा, द फिल्म आर मेड विथ द हार्ड वर्क ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर ही है आर मेड का प्रयोग होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 50 नंबर है। 50 नंबर में देखिएगा, 50 नंबर में आपको क्या होगा, 50 नंबर में आपको ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ही टोल्ड अस बी मस्टंट क्रॉस द रोड अगेंस्ट द रेड लाइट। उसके बाद में देखिएगा 51 नंबर में, 51 नंबर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। इसको में देखिएगा, इसको में क्या कहा है कि मैच द फॉलोइंग नाउन्स इन सेक्शन ए विथ द ओपोजिट जेंडर इन सेक्शन बी में दिया गया है। तो देखिए इसको में जो दिया गया उसको ओपोजिट क्या होगा, जैसे में आपको डार्क का दिया गया, डार्क का ओपोजिट आपको देखिएगा ड्यूक होगा। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ब्लैक का जो है आपको ड्यू हो जाएगा। उसके बाद में है आपको कोल्ट है, तो यह आपको कोल्ट है, कोल्ट का आपको फिल्ली हो जाएगा। उसके बाद में ड्रोन है, ड्रोन के आपको बी ऑप्शन में चल जाएगा। इस हिसाब से जो आपको सही देखेंगे तो सी ऑप्शन के आप सही लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन के 51 नंबर के लिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर में है। 52 नंबर में है कि पिक द आउट ऑफ द करेक्ट प्रपोजिशन दैट द मस्ट अपॉर्चुनिटी टू अटैचड द वर्ड ऑफ इन्फ्रास। ये आप पॉइंट को समझिए, ये वाला पॉइंट को आपको समझना है। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, आपको विथ का प्रयोग होगा, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, विथ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर में है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनकरेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन में, इनडायरेक्ट नारेशन में इसको चेंज करना है। आपको देखिए क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड द परफॉर्मेंस दैट द टास्क। आपको बी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। 54 नंबर प्रश्न में है, 54 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 54 नंबर में कहा गया है, 54 नंबर में कहा गया है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हिंदी में दिया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना है। जिससे मैं उसे चलाया, तो आई मेड हिम वॉक। देखिए आपको सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। हालांकि 50 नंबर तक ही होता है, लेकिन ये इंग्लिश था तो इंग्लिश का सेशन छांट करके अब डायरेक्टली यहाँ से जो आगे वाला प्रश्न हम लोग चलेंगे। 55 नंबर में देखिएगा, जैसे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि स्पेलिंग इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसको में देखिएगा, ये आपको ऑप्शन में भी ऊपर में भी है, देख लीजिए ऊपर मैं दिखा देता है, ये आपको ऊपर में सही लिखा है। तो ये ऑप्शन आपको सही होगा, इंटरफेयर होता है। और देखिए इंटरफेयर आपको यहाँ दिया गया है, हाँ यहाँ देखिए इंटरफेयर को मीनिंग देख लीजिए, यही बता रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो मीनिंग जो है प्रश्न में से भी दे देता है। तो इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ताकि इससे और लोग जुड़ सके और लोग इससे लाभ ले सके। व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में स्टेटस लगा करके आप सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। लंबा इसलिए होता है क्योंकि डिटेल बताया जाता है। साथ में आपको यह जो पीडीएफ है, इसको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसको माध्यम से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाकर सर्च मारिएगा जीएस प्रैक्टिस हब, तो आपको वो मिल जाएगा, वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो से लेते हैं विदा। अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।